आयरन मैन फिल्मों के तीनों भागों के बारे में आज बताया जाएगा। फिल्म अफगानिस्तान की सीमा का नजारा दिखाने लगती है। अमेरिकी सेना भी है, जो एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा है जो हथियार डिजाइनर था और उसका नाम टोनी था। कुछ ही देर में देखा जाता है कि टोनी वहां पहुंच जाता है। वह सेना को एक मिसाइल दिखाता है। उनका दावा है कि यह हमारे द्वारा बनाया गया है। यह एकल मिसाइल पूरे देश को तबाह करने के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिर वहां इसकी जांच की जाती है। दरअसल टोनी यहाँ सैन्य अधिकारियों के साथ सौदा करने आया था और वह इस सौदे से सबसे अमीर बन सकता है। फिर वह यहाँ से चला जाता है। इसी बीच किसी ने टोनी की कार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वहां के सभी सैन्य अधिकारी टोनी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे विरोधी सैन्य अधिकारियों को मार देते हैं। टोनी खुद को बचाने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है। उसके पास ही उसकी कंपनी का परमाणु बम है। वह एक बम के अप्रत्याशित विस्फोट के परिणाम स्वरूप घायल हो गया है। अब एक दिन पहले का समय दिखाया गया है, जब टोनी को सर्वश्रेष्ठ हथियार निर्माता से सम्मानित किया गया। दरअसल वह जिस कंपनी को चला रहा था उसे उसके पिता ने अपने दोस्त की हिस्सेदारी से स्थापित किया था। लेकिन जहां अवार्ड दिया जा रहा था वहां टोनी मौजूद नहीं था, तो उसका पुरस्कार किसी और को मिलता है। टोनी कहा था अगर वह नहीं था। वह जुए के क्लब में था जहां वह आदमी जाता है जिसने उसका पुरस्कार प्राप्त किया था। वह उसे अपना पुरस्कार सौंपता है। टोनी कहता है, मैं इसे कहाँ सहेजूं? मेरे घर में कोई क्षमता नहीं है। वह पुरस्कार लोगों को देते हुए वह वहां से चले जाते हैं। एक प्रेस रिपोर्टर टोनी से पूछता है, वहां पहुंचकर क्या आप संतुष्ट हैं कि आप नए हथियारों का निर्माण कर रहे हैं और वे घातक हथियार हैं जो न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे देश के जीवन को तबाह कर सकते हैं? टोनी कहते हैं, हाँ, मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि अगर हम हथियार नहीं बनाएंगे तो विरोधी हमें मार देंगे। बाद में वे एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं। फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी सीटें अफगानिस्तान के लिए हवाई जहाज में आरक्षित हैं और टोनी अपने निजी हवाई जहाज के माध्यम से अफगानिस्तान लैंड करता है। अब दृश्य वर्तमान समय में बदल जाता है। संवेदनहीन होने के कारण टोनी एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। वह चौंक जाता है, होश में आकर मेरे साथ बैटरियां क्यों जुड़ी हुई हैं? होश में आने पर उसने अपने पास खड़े एक आदमी से पूछा, मेरे साथ क्या हो रहा है? वह आदमी बताता है, विस्फोट होने पर आपके शरीर में कई बम धातु छेदी गई। ये टुकड़े बहुत छोटे थे, इसलिए हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सके। उन टुकड़ों को आपके दिल तक पहुंचने से रोकने का एक ही उपाय था, इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आतंकवादी समूह टोनी का अपहरण करने के लिए जाना जाता है। तभी उस आतंकी गुट का सरगना आता है। टोनी, वे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? तुम्हारे अपहरण के बाद मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? मुझे आपकी निर्मित मिसाइल पसंद आई। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सेना ने हमारे देश की सीमा पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए उसी मिसाइल का निर्माण करें और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुम उन पर हमला करने के बाद मुझे वह मिसाइल सौंपोगे। टोनी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, यह आपकी विश्वसनीयता है। टोनी के पास खड़ा एक आदमी कहता है, ऐसा मत करो। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां न तो सेना और न ही आपके साथी आपको पहचान सकते हैं। अब वह आदमी कौन था? दरअसल वह हथियारों का निर्माता भी था और वह भी उनके द्वारा यहाँ लाया गया है। अब वह आदमी और टोनी योजना बनाना शुरू करते हैं, वे कैसे बच सकते हैं। जबकि भागना अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन वे संघर्ष करना ही भूल गए। वह आदमी कहता है, मुझे अपने परिवार में जाना है। टोनी बताता है, मेरा एक ड्राइवर और एक सहायक के अलावा कोई परिवार नहीं है। तब उन्हें लगता है कि वे बुलेट प्रूफ सूट बनाएंगे, इसलिए यदि हम बाहर जाते हैं और उनके द्वारा हमला किया जाता है तो हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है और हम तुरंत भाग जाते हैं। वह आदमी टोनी कहता है, मेरे द्वारा आपके शरीर से जुड़ी बैटरी से आपके शरीर के विद्युत चुंबक को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसकी तलाश करनी होगी ताकि हम बच सकें और इसे प्रभावी बना सकें। लेकिन उस सूट के लिए उन्हें एक हाई पावर बैटरी की जरूरत थी, जिससे वह सूट काम कर सकता है। दूसरी तरफ सिर अभी भी यही सोच रहा है कि शायद वे उसके लिए वह मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने सामग्री उपलब्ध कराना जारी रखा, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि मिसाइल बनाने के लिए किन किन
सामग्रियों की जरूरत होती है। उस सूट के बनने की खबर भी सिर पर चढ़ जाती है। आक्रामक होने के कारण उसने उस व्यक्ति को घायल कर दिया जो इस सूट को बनाने में टोनी की सहायता कर रहा था। उस सूट को पहनकर टोनी ठीक से सक्रिय हो जाता है। वह उसमें उस विद्युत चुंबक की शक्ति भी लाता है और वह वहां उपस्थित सभी लोगों को मारने लगता है। और वही सूट पहनकर वह उस गुफा से निकल भागता है। बाहर आकर वह सभी हथियारों को नष्ट कर देता है और वह सूट के रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से उड़ता है। वह एक रेगिस्तान में गिर जाता है जहां उसकी टीम उसे ढूंढती है और वह उसे उस स्थान पर लाता है जहां वे रहते थे। टोनी के पापा फ्रेंड भी हैं जिन्होंने अपने साथ इस शस्त्र उद्योग का बीड़ा उठाया था। टोनी कहते हैं, मैं लाइव स्ट्रीम पर रहना चाहता हूं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूं। अब देखने में आया है कि टोनी पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं। वह बताता है कि मुझे अफगानों ने अगवा किया था। उन्होंने मांग रखी कि मैं उनके लिए हथियार बना लूंगा। मैंने सोचा है कि मेरे हथियार तबाही मचा रहे हैं और वे मेरे निर्मित हथियार प्राप्त करके युद्ध को तोड़ना भी चाहते हैं। इसलिए मैं इसकी कामना नहीं करता। मैं अपना उद्योग बंद कर रहा हूं। अगर मैं उद्योग बंद नहीं करता तो मैं ऐसे हथियारों का निर्माण नहीं करने जा रहा हूं। और वह आदमी जो टोनी के पिता का दोस्त था सबसे कहता है, नहीं, तथ्य इसके विपरीत है। टोनी हाल ही में खुद को बचाते हुए यहां पहुंचा है। वह स्थिर नहीं है। वह दुखी है इसलिए बकवास कर रहा है। इसे ऐसे ही आयोजित नहीं किया जाएगा। टोनी वहां से चला जाता है और वह आदमी टोनी का भी पीछा करता है। वह पूछता है, टोनी क्या हुआ? आप अफगानिस्तान से कैसे बच गए और उनका अपहरण क्यों किया गया था? फिर टोनी उसे पूरी कहानी बताता है। वह यह भी बताता है कि मैंने लोहे का सूट बनवाया था जिससे मैं बच निकला। क्या आप एक नजर डालना चाहते हैं? वह आदमी कहता है, हाँ क्यों नहीं। टोनी अपनी कमीज निकालता है और उसे अपने शरीर पर उस लोहे के सूट का कुछ हिस्सा दिखाता है। वह आदमी कहता है, इसे देखकर यह अविश्वसनीय है। हमें इस पर और काम करते हुए इसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। हम इसके माध्यम से सबसे अमीर बन सकते हैं और हम इसके माध्यम से बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। असहमत होने के कारण टोनी अपने सहायक के पास जाता है। वह उससे कहता है, मैंने अपने शरीर में लगाए गए आर्क रिएक्टर की तुलना में एक उन्नत चाप रिएक्टर बनाया है। इसे उस रिएक्टर से बदलें। वह सहायक टोनी पूछता है, यह क्या काम करता है? टोनी उसे बताता है कि मेरे शरीर में कुछ धातु के टुकड़े हैं। यह उन्हें रोकता है, मेरे दिल तक पहुंचता है। यह मेरे शरीर में अधिक शक्ति भी पैदा करता है। इसके विपरीत आतंकवादियों के समूह को उस लोहे के सूट के कुछ टुकड़े रेगिस्तान में मिलते हैं। वे पता लगाते हैं, उन्हें एकजुट करते हैं, वास्तव में यह क्या है? और टोनी भी एक नया लोहे का सूट बनाने के इस संघर्ष में है। उसने उस सूट में कुछ और शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर लगाए थे जो उसे उड़ने में मदद करने वाले थे। अब वह अपने सूट इलेक्ट्रिक जनरेटर को उसे ऊंची उड़ान भरने की आज्ञा देता है। ऊंची उड़ान भरने पर ठंड के कारण उसका सूट जमने लगता है और उसका सूट सिस्टम त्रुटि का पता लगाता है तो वह नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह अपने सूट सिस्टम को फिर से आदेश देता है, वह नीचे गिर रहा है क्योंकि उस पर बर्फ पिघल रही थी और वह फिर से उड़ान भरता है। घर में आकर वह अपने सूट की प्रणाली को बदल देता है ताकि ऊंची उड़ान भरते समय यह जम न जाए। और उसके सहायक ने अपने पुराने आर्क रिएक्टर को मेज पर रख दिया है, उस पर कुछ लिख दिया है। इसे देखकर वह उत्तेजित हो जाता है। शाम को टोनी एक पार्टी में जाता है। उनका सहायक भी है। वे समय बिताते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे के साथ आनंद मनाते हैं। तभी वह प्रेस रिपोर्टर वहां पहुंचता है जिसने उससे कुछ सवाल किए थे। वह बताती है कि आप जिस मिसाइल को अफगानिस्तान में प्रदर्शित करते हैं, अब उस तरह की कई मिसाइलें देश अफगानिस्तान द्वारा निर्मित की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता यह आपकी देखरेख में आयोजित किया जा रहा है या आपने ऐसा करने के लिए कहा है। टोनी तुरंत गुस्से में आ जाता है। वह सोचता है, निश्चय ही यह उस आदमी ने किया है। कौन था उनके पिता का दोस्त और वो था इंडस्ट्री का निवेशक। वह सीधे उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, यह वास्तव में आप ही हैं जिसने उस मिसाइल को वहां भेजा है? वह कहता है, हाँ, मुझे यह करना ही था। टोनी कहते हैं, क्या आपको पता है कि वर्तमान आतंकवादी वहां बड़ी संख्या में लोगों को मार रहे हैं और आपने उन्हीं आतंकवादियों का समर्थन किया? यह हमारे उद्योग का मिशन नहीं है।
लेकिन वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और टोनी घर लौट आता है और वह खुद इस पर काम करने की कोशिश करता है। वह अपने सूट को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। उन्होंने इसमें हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था जो दूसरे फायरिंग से छोटे रॉकेट दाग सकते हैं। टोनी उस सूट को पहनकर तुरंत अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरता है, जहां वह अपने नेता समेत तमाम आतंकियों से मुकाबला करता है और वह अपने सूट के माध्यम से वहां एक छोटा सा रॉकेट दागता है। नतीजतन वह जगह बर्बाद हो गई है। उस जगह की वायु सेना भी जानती है कि एक बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन वे लौह पुरुष की खोज करने में असमर्थ हैं। फिर टोनी उस दोस्त को बुलाता है जो उसे पुरस्कार देने के लिए जुआ क्लब गया था। वह उससे कहता है, यह मैं ही हूँ जिसने सब कुछ फूंका है, कृपया इस मामले से निपटे। फिर उनसे पूछा जाता है कि इन हमलों में कौन शामिल है। उनका कहना है, यह संभव है कि कई दुश्मनों ने एक साथ हमला किया हो। इसका मतलब है वह टोनी को संदेह से बाहर रखता है। यह सुनकर टोनी के पापा दोस्त हैरान रह जाते हैं। क्या कोई ऐसे ही हमला करने के बाद गायब हो गया है? वह जल्दी से अफगानिस्तान चला जाता है और आतंकवादियों से बातचीत करता है। वे आतंकवादी कहते हैं, हमें पता चल गया है कि पर्दे के पीछे कौन है, लेकिन हम उस क्षण तब तक चुप रहते हैं जब तक हम पूरी वास्तविकता को उजागर नहीं कर देते। यह लोहे का आदमी है क्योंकि हमें उसके सूट के कुछ टुकड़े रेगिस्तान में मिले हैं। कि आतंकवादी उस आदमी से कहते हैं, यदि आप हमें भुगतान करते हैं तो हम सूट का डिजाइन प्रकट कर सकते हैं। लेकिन टोनी के पिता मित्र इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वह उन्हें धमकी देते हुए सूट वापस लाता है। टोनी को पता चलता है कि उसका पुराना सूट किसी ने चुरा लिया है। वह अपने सहायक से कहता है, वहां जाकर मुझे उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, चूंकि यह जानकारी प्रकट नहीं हो सकती है और वह मेरे नाम का उपयोग करके हर जगह विनाश ला सकता है। टोनी की सहायक टोनी के पिता मित्र के कार्यालय में जाती है। वह उसके कंप्यूटर से सभी जानकारी हैक कर लेती है। वह यह भी जानती है कि वह वही आदमी था जिसने उन आतंकवादियों द्वारा टोनी का अपहरण कर लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि टोनी का इस कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा भी हो। यह जानकर वह हैरान है। वह वहां से निकलने ही वाली होती है कि वह आदमी वहां आता है जिसका कंप्यूटर उसके द्वारा हैक किया जा रहा था, लेकिन वह उसे बातचीत में उलझाकर वहां से चली जाती है। लेकिन वह आदमी होशियार था, इसलिए जानता है इस लड़की ने उसका कंप्यूटर हैक कर लिया है। आदमी वहां प्रकट होता है जब वह जा रही होती है। जानकारी हैक करते हुए वह पूछता है, क्या आप टोनी के बारे में जानते हैं? क्या आप साक्षात्कार के लिए टोनी के साथ मेरी मुलाकात की व्यवस्था करेंगे? मुझे उससे कुछ पूछना है। वहीं दूसरी तरफ टोनी के पापा दोस्त भी नर्वस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह जानता था कि टोनी सबसे शक्तिशाली है और वह यह भी जानता है कि मैं सभी के लिए जिम्मेदार हूँ। उस आदमी ने किसी वैज्ञानिक को टोनी के शरीर में लगे आर्क रिएक्टर को बनाने का आदेश दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिएक्टर का आकार सबसे बड़ा था जो उसके द्वारा मंगवाया जा रहा था, लेकिन इसके पूरा होने का समय था। इसलिए वह गुस्से में टोनी के घर चला जाता है। वह रिएक्टर को टोनी के शरीर से निकाल लेता है जो वास्तव में उसका दिल था, उसे बंद कर रहा था। टोनी इसके बिना कमजोर महसूस करने लगता है। अब वह इसके बिना ज्यादा दिन जीवित नहीं रहने वाला था। तभी उसे याद आता है कि उसके सहायक ने उसे एक पुराना आर्क रिएक्टर दिया था। वह तुरंत अपने शरीर को उस सूट से ढक लेता है, शक्ति के स्रोत को समायोजित करता है। अब टोनी के पिता मित्र टोनी के उस शक्ति स्रोत को लेकर चले गए थे। उन्होंने एक विशाल लोहे का विशालकाय निर्माण किया था जिसे उन्होंने लौह मोंगर कहा था। वह आदमी उस आर्क रिएक्टर को उसमें ठीक कर देता है जो लोहे के आदमी के शरीर से निकाला गया था। सक्रिय होने से यह बहुशक्तियों का उदय होता है। इसी दौरान असली लौह पुरुष भी वहां पहुंच गया था और उनके बीच कड़ा मुकाबला है। वे लड़ते लड़ते सड़क पर आ जाते हैं। तब लौह पुरुष को याद आता है कि यह सूट आज तक ठीक से नहीं बना है। इसका मतलब है कि ऊंची उड़ान भरते समय यह जम जाएगा। वह तुरंत ऊंची उड़ान भरने लगता है, इसलिए आयरन मोंगर भी उसका पीछा करता है। जैसे ही वे ऊंची उड़ान भरते हैं, आयरन मोंगर सूट जमने लगता है। कमजोर होने के कारण नीचे गिरने लगती है। नीचे पहुंचकर इसे फिर से संचालित किया जाता है। अब यह लोहे के आदमी पर हमला करना शुरू कर देता है। अब वे कहाँ गिरे? वे उसी प्रयोगशाला में आते हैं जहां यह शक्तिशाली आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था। यह आर्क रिएक्टर उस आदमी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जा रहा था। टोनी के पिता का पार्टनर कौन था?
अब लौह पुरुष जल्दी से अपने सहायक से कहता है, इस रिएक्टर को चालू करो। मैं तुरंत भाग जाऊंगा। और आयरन मोंगर इससे पूरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि वह इस बात से अनजान होगा कि रिएक्टर सक्रिय होने वाला है। वही लड़की करती है। यह कई तरंगे छोड़ता है, जो आयरन मोंगर को घेर लेती है और उसकी मौत का कारण बनती है। अगले दिन यह देखा जाता है कि टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या तुम आयरन मैन हो? एक आदमी उससे कहता है, वहां आकर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आपको कहना होगा, मेरे सुरक्षा गार्ड थे और उनके बीच लड़ाई उनके निजी संघर्ष के कारण हो रही थी और तुम्हारे पिता के मित्र की भी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। फिर टोनी उनके सामने जाता है उस नोट को लेकर। उसी समय उसका दोस्त उसे फुसफुसाता है, बस बताओ क्या सच है? आयरन मैन सबके सामने बोलता है, मैं आयरन मैन हूँ। अब तो सभी जान चुके थे कि असली आयरन मैन टोनी है। और आयरन मैन का भाग आई इसी दृश्य पर पूरा होता है। अब लौह पुरुष के भाग 2 की व्याख्या की जाएगी। अब पार्ट 2 वहीं से शुरू होता है जहां पार्ट मैंने पूरा किया था। टोनी के रूप में समाचार ने स्वीकार किया है कि वह आयरन मैन है जो किसी के टीवी पर प्रसारित हो रहा है और इस समाचार के दर्शक इवान हैं। इस समाचार को देखकर उनके पिता का निधन हो गया है। फिर इवान कहता है कि मैं बदला लूंगा आयरन मैन। इसलिए वह एक छोटा आर्क रिएक्टर भी बनाता है जिसके माध्यम से वह अपना सूट बनाने जा रहा था, क्योंकि वह आयरन मैन से लड़ने जा रहा था। इवान का सूट कई दिनों के बाद बनाया गया है और उसने इसे व्हिप्लैश नाम दिया है। इसकी क्षमता किसी भी प्रकार की धातु को काटने की थी। 6 महीने बाद टोनी कुछ लोगों के सामने भाषण दे रहा है। उसने अपना वही सूट पहना है। वह बताता है कि मेरे पिता का सपना था कि मैं एक शहर बनाऊं, नवीन इमारतें और उच्च तकनीक, लेकिन उसने अपना सपना पूरा नहीं किया। अब मैं उसका सपना पूरा करूंगा। और वह अपना सूट सभी को दिखाता है। यह सूट मेरी मदद करेगा। टोनी इस भाषण के बाद जा रहे हैं कि कुछ लोग उनके पास आते हैं। वे टोनी कहते हैं, कुछ लोग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप सुबह के समय अदालत जाएं। वे पूछताछ करेंगे आप अपने सूट के बारे में। कोर्ट में जाकर टोनी को पता चलता है कि मिलिट्री है। अदालत प्रशासन उसे घोषित कर रहा है कि आपने लोहे का एक अद्भुत सूट बनाया है, लेकिन आपके पास यह घातक शक्ति स्रोत नहीं होना चाहिए। इसे सेना को सौंप दो, क्योंकि यह अपने सैनिकों को इसके जरिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सकता है। टोनी कहते हैं, नहीं, मैंने वह सूट बनाया है। मैंने इसके निर्माण में अपना प्रयास लगाया है। मैंने इसका प्रयोग किया है, इसलिए यह केवल मैं ही हूं जो इसका उपयोग करना जानता है। यह मेरा सूट है और मैं केवल आयरन मैन हूं। मेरे अलावा कोई लौह पुरुष के रूप में प्रकट नहीं हो सकता है। यहाँ टोनी का वही दोस्त भी है, लेकिन फिल्म के इस हिस्से में उसका चेहरा अलग है। इसका मतलब है टोनी से किसी और की दोस्ती हो गई है, लेकिन भूमिका वही है। वह भी यही कहता है, मुझे यह कहने की जरूरत है, यह सूट वास्तव में खतरनाक है। यह सेना के कब्जे में होना चाहिए। इसके बावजूद टोनी सहमत नहीं है। तभी वहां एक आदमी आता है जो हथियार तकनीक में माहिर होता है। वही कौन कहता है, लेकिन टोनी घोषणा करता है कि मैं किसी के साथ सहमत नहीं होने जा रहा हूं। टोनी सभी से कहते हैं, मुझे पता था कि ऐसा कहने के लिए किसने कहा है। वह वास्तव में चाहता है कि तुम मेरा सूट ले लो, क्योंकि उसे ऐसा सूट बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने मेरी नकल करते हुए कई सूट बनाए हैं, लेकिन उनके पास वह शक्ति स्रोत नहीं है जो मेरे सूट के पास है। तो तुम उसके जाल में क्यों फंस रहे हो? मैं आपको सबूत दिखाता हूं। टोनी भी उन्हें सबूत दिखाना शुरू कर देता है कि वह किस प्रकार का आदमी है। वह कहता है, यह हथियार निर्माता मेरे सूट पर बोलबाला नहीं कर रहा है। आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? मैं केवल इसका उपयोग कर सकता हूं और मुझे पता है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सभी ने उसकी बात मान ली और वह वहां से चला गया। दूसरी ओर यह देखा जाता है कि इवान ने अपना सूट व्हिप्लैश बनाया है। अब वह चाहता था कि वह वहां जाकर सीधे लौह पुरुष से युद्ध करे। इसके विपरीत टोनी भी अपना सूट चेक कर रहे हैं। उनके सूट में ऐसा रासायनिक तत्व था जो जानलेवा के साथ साथ फायदेमंद भी था। इससे टोनी के शरीर में जहर फैल रहा था। इस बीच टोनी भी सोचता है, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह अपने सहायक को बुलाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने उद्योग के सीईओ के रूप में नियुक्त करता हूं। यह उद्योग अभी आपके नियंत्रण में है। कर्मचारी को अपनी इच्छा के अनुसार किराए पर लें। फिर टोनी के सहायक, जो इस उद्योग के सीईओ थे, एक लड़की को साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं।
लेकिन वह लड़की दूसरी इंडस्ट्री की जासूस है। फिर एक कार रेसिंग देखी जाती है और इसमें टोनी ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन इवान और व्हिप्लैश एक ही समय में वहां दिखाई देते हैं और वह उस पर हमला करता है, जिससे उनकी कार के 2 टुकड़े हो गए। इस खबर को टोनी के असिस्टेंट भी देख रहे हैं और वह अपने गार्ड से कहती है कि हमें उसकी मदद के लिए तुरंत जाना होगा। वे वहां जाते हैं और टोनी देते हैं उनका सूट केस जिसमें आयरन मैन सूट था। आयरन मैन इसे पहनता है और आयरन मैन और व्हिप्लैश के बीच लड़ाई शुरू होती है। लेकिन जब आयरन मैन उस पर हमला कर रहा था तब व्हिप्लैश अपनी रक्षा कर रहा था और यह लंबे समय तक जारी रहता है। फिर आयरन मैन पूरी ताकत से व्हिप्लैश पर हमला करता है। अंत में व्हिप्लैश को घुटने टेक दिया जाता है। व्हिप्लैश जब्त कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद टोनी इवान से पूछने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है कि उसने उस पर हमला क्यों किया। वह उसके सामने वह उसके सामने चुप रहता है। टोनी उससे कहता है, वरना आपकी बनाई हुई तकनीक काबिले तारीफ थी। सेना को बेचते समय आप सबसे अमीर बन सकते हैं। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर एक और आदमी दिखाई देता है जो उसकी वर्दी तक इवान जैसा था। उन्हें जेल भेजा गया था ताकि इसे जनता को दिखाया जा सके क्योंकि इवान को मार डाला गया है। और एक आदमी जो एक महान अपराधी था असली इवान को सुरक्षित करता है। हर कोई सोच रहा था कि इवान मर गया था क्योंकि उन्होंने उस जगह को विस्फोट कर नकली इवान को मौत के घाट उतार दिया था। वह अपराधी एक उद्योग का मालिक था और टोनी का सबसे बड़ा विरोधी था। वह आयरन मैन के सूट की तरह कई सूट भी बनाना चाहता था और वह इसकी पूरी सेना बना सकता है। उन्होंने इस कारण इवान को जेल से रिहा भी कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ टोनी के सूट का रासायनिक तत्व उसे परेशान कर रहा है। यह लगातार टोनी के शरीर में जहर पहुंचा रहा था। उसे इस बात का एहसास था कि अगर उसने जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की तो वह नहीं रहेगा। इसे अनदेखा करते हुए वह अपने जन्मदिन के जश्न की व्यवस्था करता है। वह नाच रहा है। तब उसका वह मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, सेना ने आज्ञा दी है कि आने वाले दिनों में तुझे या तेरा लोहे का सूट उनके सामने ले आए। वह आदमी भी टोनी से चिढ़ गया था। वह पूछता है, तुम अपने हिस्से का जश्न मना रहे हो अपना सूट पहनकर। क्या आप जानते हैं कि यह बहुत घातक है। लेकिन टोनी उसे अपने कान नहीं देता है, इसलिए वह भी टोनी के पुराने सूट को पहने हुए दिखाई देता है और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों ने लोहे का सूट पहना हुआ था और दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे। तो सबसे पहले विजयी हो सकता है। अब दोनों अपने हाथों से लेजर उत्सर्जित करने लगते हैं और दोनों लेजर लाइटें एक ही समय में उत्सर्जित होकर एक दूसरे के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं और बड़ा धमाका होता है। विस्फोट टोनी के उद्योग के स्थान पर होता है जहां उसका जन्मदिन हो रहा है। वह दोस्त टोनी का पुराना सूट लेकर दूर चला जाता है, लेकिन टोनी तो नशे में है। तब देखा जाता है कि एक आंख वाला आदमी टोनी के पास आता है। वह उससे कहता है, तेरे पिता के बहुत से लक्ष्य थे और तू क्या कर रहा है। तुम शराबी बनकर इधर उधर भटकते हो। टोनी उससे कहता है, अपनी भाषा पर ध्यान दो। ऐसा कहने वाले आप कौन होते हैं। वह आदमी कहता है, मैं तुम्हारे बारे में A to Z जानता हूँ। जो लड़की आपकी इंडस्ट्री में आई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरा स्पाई एजेंट था और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। फिर वह आदमी भी कहता है, मैं तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप एक और लोहे का सूट बनवाएं जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो और मेरे पास तुम्हारे पिता का कुछ सामान है। आप चाहें तो उन्हें मुझसे ले सकते हैं। टोनी उस एक आंख वाले आदमी से सारा सामान ले लेता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता जिस शहर का निर्माण करना चाहते थे वह उस आर्क रिएक्टर से हो सकता है। वह इस पर शोध करना शुरू करता है और वह वहां पैलेडियम कोर का पूरा डिजाइन देखता है। इसे और अधिक शोध करते हुए वह एक अधिक तकनीकी आर्क रिएक्टर बनाता है। इसमें कुछ बदलाव लाता है और वह उस आर्क रिएक्टर के माध्यम से एक नया सूट बनाता है और इसे मार्क 6 इंच नाम देता है। उसे इवान का कॉल भी आता है जो कहता है कि मैंने आपके दुश्मन के साथ सहयोग करते हुए एक शक्तिशाली सूट बनाया है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम एक दूसरे का सामना करेंगे। आइए देखते हैं किसी जीत। आइए इस रहस्य को उजागर करें कि उन्होंने उस सूट को कैसे बनाया। टोनी का वह दोस्त जिसने टोनी के पुराने सूट को सेना में ले लिया था। टोनी के प्रतिद्वंद्वी और इवान ने उस सूट में कुछ बदलाव लाए और उन्होंने कुछ उन्नत तकनीकों का उपयोग करके इसे और अधिक शक्तिशाली बना दिया जो कई लड़ाइयों में हिस्सा लेते हुए लड़ सकता था।
वहीं दूसरी तरफ टोनी के विरोधी कई लोगों को भाषण दे रहे हैं। मैंने लोहे के सिपाही बनाए हैं क्योंकि यह लौह पुरुष सैनिकों का युग है। इसके विपरीत टोनी यह भी जानता है कि इवान किसी के प्रति ईमानदार नहीं है। वह अपने उसी प्रतिद्वंद्वी के पास जाता है जो उद्योग का मालिक है। वह उससे कहता है, इवान तुम्हें धोखा देगा। वह आपकी सारी सेना को पकड़ लेगा जो शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। और ऐसा ही होता है। पहली नजर में इवान सभी सूटों पर नियंत्रण रखता है, साथ ही उस मशीन के साथ जिसे उन्होंने पहली बार नई तकनीक से बनाया था। वही सूट जो टोनी का पुराना सूट था। टोनी उस उद्योग के मालिक से कहता है, मैंने कहा था जाओ, अपनी सेना पर अधिकार करो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। तभी गुप्त जासूस वहां पहुंचता है जहां इवान सभी लौह सैनिकों को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन वे सब नियंत्रण से बाहर हो गए थे। अब आता है टोनी जो आयरन मैन में बदल गया था। वहां आकर वह अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी लौह सैनिकों को समाप्त कर देता है। लेकिन उसके सामने व्हिप्लैश आता है जो और अधिक शक्तिशाली होकर लौट आया था। अपने लोहे के सूट में टोनी ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वह प्रभावित नहीं हो रहा था। व्हिप्लैश मजबूत हो गया था और वह जानता था कि आयरन मैन का सामना कैसे करना है। तब टोनी को याद आता है कि एक बड़ा धमाका हुआ था जब उसका उत्सर्जित लेजर उसके मित्र के लेजर से टकरा गया था। वह अपने मित्र से कहता है, चलो इसे फिर से परखें। अब वे वही करते हैं और वहां एक बड़ा धमाका होता है। व्हिप्लैश मौके पर समाप्त हो गया है। इसके अलावा यह देखा जाता है कि वही एक आंख वाला आदमी टोनी के पास आता है। वह उससे कहता है, क्या मैं तेरे लिए एक शुभ समाचार प्रकट करूं? आपका आयरन मैन सूट एवेंजर्स ने साबित किया है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल एवेंजर्स की टीम करेगी। लेकिन मुझे खेद है कि आपको इसके लिए नहीं चुना गया। पीछे काम करना पड़ेगा। टोनी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे इस टास्क का अवार्ड चाहिए। फिर यह अगले दृश्य में दिखाई देता है। अदालत प्रशासन के सदस्य टोनी और उसके दोस्त को पुरस्कार देते हैं और वे यह कहकर उन्हें तृप्त करते हैं कि तूने सारे जगत का उद्धार किया है। और आयरन मैन का भाग 2 दृश्य पर पूरा होता है। अब बारी है फिल्म के पार्ट 3 की व्याख्या की। फिल्म शुरू होती है। बीता हुआ समय दिखा रहा है जहां एक महिला उनसे कह रही है कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसमें मल्टी पावर है। यहां तक कि जो लोग विकलांग हैं वे भी अपनी शक्तियों को बहाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तभी एक वैज्ञानिक धूप का चश्मा पहने वहां पहुंचता है। वह टोनी से कहता है कि हमारा उद्योग एक महान प्रयोग करने जा रहा है। वहां कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप मेरी इंडस्ट्री से जुड़े। दरअसल वह टोनी से काफी प्रेरित हैं, लेकिन टोनी उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए निकल जाता है। ऐसा देखा गया है कि टोनी एक मानसिक समस्या से पीड़ित था। उन हमलों के कारण पूरे शहर में लौह पुरुष सैनिकों ने कब्जा कर लिया और टोनी को उन्हें बचाने की क्षमता नहीं मिल रही थी। वह इसे बार बार याद करता था, इसलिए वह इस वजह से खुद को बीमार महसूस करते थे। लेकिन उसका दोस्त उसे प्रोत्साहित करता है। लौह पुरुष सोचता है, अगर वे फिर से हमला करेंगे तो मैं क्या करूंगा? इसलिए वह इस उद्देश्य के लिए लौह पुरुषों की एक पूरी टीम बनाता है और उन्होंने इस टीम का नाम आयरन लीजेंड रखा है। अब पता चला है कि पूरे देश में फिर से हमले शुरू हो गए हैं। वह कोई और नहीं था, क्योंकि यह बमबारी मंदारिन द्वारा की जा रही है। यानी लौह पुरुष का अंगरक्षक भी उसी देश में है जो उन हमलों में बुरी तरह घायल हो गए थे। टोनी उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए वह अपना आपा खो देता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, अगर इन हमलों को नहीं रोका गया तो मैं मंदारिन के साथ बुरा व्यवहार करूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मंदारिन को यह नापसंद है, इसलिए वह टोनी के घर को निशाना बनाता है। नतीजतन टोनी का पूरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। टोनी के साथ वही लड़की भी थी जिसने उस वायरस को बनाया था, जो अपंग लोगों को ठीक कर सकता है। अपना सूट पहनकर आयरन मैन उस लड़की को बचाकर निकल जाता है। लेकिन आयरन मैन का सूट एक त्रुटि का पता लगाता है। वह अपने अपेक्षित स्थान तक नहीं पहुंचता है, तो वह एक जगह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और लगातार बर्फबारी हो रही है। पर सब कुछ खो नहीं गया था, क्योंकि उस सूट में अभी भी शक्ति का स्रोत था। वह चाहता तो अपने अपेक्षित स्थान पर लौट सकता था। दूसरी तरफ पूरी आबादी यह सोचकर दुखी है कि टोनी उसके घर पर हुए हमले में मारा गया है, क्योंकि इसके बाद टोनी अदृश्य रह गया। लौह पुरुष उस गांव में एक बच्चे को देखता है जहां वह गिर गया था।
वह उसे बेकसूर समझकर उससे बहुत बातें करने लगता है। टोनी को पता चलता है कि गांव भी नष्ट हो गया है और जिस तरह से उसके घर को निशाना बनाया गया, उसी तरह से उसे तबाह कर दिया गया है। तब वह समझ जाता है कि इसके पीछे वह निश्चित रूप से मंदारिन है। अब उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उसे पता चलता है कि इन विस्फोटों के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन लौह पुरुष सैनिकों के पास महाशक्तियां हैं। वह सभी से मंदारिन की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह बच्चा अप्रत्याशित रूप से उसे मंदारिन के स्थान पर ले जाता है। टोनी ने गांव में कुछ हथियार भी बनाए थे। वह उन्हें यहाँ ले आया था। वहां उसे पता चलता है कि मंदारिन वहां मौजूद नहीं था। वह वहां मौजूद होने का नाटक कर रहा था। एक आदमी ही था जो उस जगह के वीडियो बनाकर अपलोड करता था। यहाँ यह देखा गया है कि आंखों के चश्मे के वैज्ञानिक टोनी से मिलते हैं। दरअसल उनका लुक ऐसा नहीं था। नहीं, वह आंखों का चश्मा लगाता था। यह उनका नकली दृष्टिकोण था। वह टोनी को बताता है कि मैंने उस वायरस का उपयोग करके अपनी बीमारी को ठीक कर लिया है। अब मैं मजबूत हो गया हूँ। वह टोनी से कहता है कि मैंने आपके सहायक का भी अपहरण कर लिया है। वह यह कहते हुए उसकी छवि दिखाता है, इसे देखो, वह अब मेरे कब्जे में है। दरअसल उसका अपहरण दूसरी जगह किया गया है। वह केवल उसकी छवि है। और जिस लड़की ने वायरस की खोज की थी, वह कई सालों से वैज्ञानिक के लिए काम कर रही थी। वह वैज्ञानिक उसे तब मार देता है जब उसे पता चलता है कि वह टोनी से मिलने गई थी। यह देखा गया है कि वैज्ञानिक उन्नत तकनीक का प्रयोग करते थे, इसलिए कोई उसका पता नहीं लगा सका। युद्ध का हथियार भी है जिसका संचालन टोनी का दोस्त कर रहा है। इसका मतलब वही लोहे का सूट है जिसे पहनकर वह भाग गया था, लेकिन उस सूट का नाम अब उसी वैज्ञानिक ने बदल दिया था। वास्तव में वह टोनी प्रकट नहीं करना चाहता था जैसे कि यह वही सूट है। वह सूट उसके पास लाता है। सबसे शक्तिशाली होने के नाते टोनी खुद को बचाते हुए भाग गया था, क्योंकि उसे आतंकवादी मंदारिन की जगह का पता लगाना था। इस बीच टोनी को पता चलता है कि वैज्ञानिक उस सूट को हथियाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने की योजना बना रहा है और उसे उचित तरीके से या बेईमानी से रोकना था, ताकि वैज्ञानिक इसके लिए उस जगह पहुंचे जहां राष्ट्रपति मौजूद हों। वह दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहा था। उसका अपहरण करके वह उसे अपने गुप्त स्थान पर ले जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन टोनी उस जगह पहुंच जाता है क्योंकि उस नन्हे से बच्चे ने उसका मार्गदर्शन किया था और टोनी भी शानदार था। वहां जाकर वह अन्य यात्रियों को बचाता है, लेकिन वह वैज्ञानिक भाग जाता है उस वैज्ञानिक को लेकर जब राष्ट्रपति को बचाने की बारी आती है, और वह राष्ट्रपति को बचाने में असफल रहता है। लेकिन इस बात का खुलासा हो गया है कि वैज्ञानिक की गुप्त जगह क्या थी। यह समुद्र के किनारे का गुप्त स्थान था। वे यहाँ राष्ट्रपति को क्यों लाए थे? क्योंकि वह अपनी मौत को लाइव स्ट्रीम पर बनाना चाहता था, तो उसे प्रसिद्धि मिल सकती है और लोग उससे दहशत महसूस करने लगते हैं। राष्ट्रपति को अगवा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उपराष्ट्रपति ने ईर्ष्यालु होकर राष्ट्रपति को अगवा करने में वैज्ञानिक की मदद की थी। उसने निजी फायदे के लिए भी ऐसा किया था, क्योंकि उसकी एक अपंग बेटी थी जिसे वैज्ञानिक द्वारा उस एक्सट्रीमिस्ट वायरस से ठीक किया जा रहा था। अब यह देखा गया है कि टोनी और उसके दोस्त वैज्ञानिक के स्थान पर हैं। इसका अर्थ है वे समुद्र तट के निकट गुप्त स्थान पर हैं। टोनी अपने दोस्त से कहता है, मैं अपने सहायक को बचा लूंगा और आप राष्ट्रपति को बचा सकते हैं। अब यह देखा गया है कि लौह पुरुष वैज्ञानिक के सामने पहुंच गया था। उन दोनों ने लोहे का सूट पहना हुआ था और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। वहीं दूसरी तरफ वह दोस्त भी राष्ट्रपति को बचा लेता है और वह उसे लोहे के सूट पर रखकर उसे सुरक्षित करता है। वह उससे कहता है, अभी चले जाओ। लौह पुरुष भी अपने दोस्त सीईओ को बचाता है, लेकिन बचाने के क्रम में वह नीचे गिर जाती है। वहां जलती हुई आग है। लौह पुरुष को डर है कि वह अब जल जाएगी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस वैज्ञानिक ने उन्हें उस एक्सट्रीमिस्ट वायरस का इंजेक्शन लगाया था, तो वह उस आग से सुरक्षित रहती है और वह ठीक हो गई है। यह उनके लिए सौभाग्य साबित हुआ था। अब यह देखा गया है कि लौह पुरुष उस वैज्ञानिक के पास जाता है। उनके बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। टोनी एक योजना पर प्रहार करता है कि न तो मेरी सेना और न ही मेरे हमले उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह अपना सूट उतारकर वैज्ञानिक पर यह सूट डालता है। उस सूट की खासियत यह थी
कि वह अपने आप फट जाता था। और टोनी वही करता है। वह सूट फट गया है, लेकिन वह वैज्ञानिक भी उतना ही चतुर था जितना उसने उस वायरस को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया था। इस वजह से वह जीवित रहकर सुरक्षित रहता है। वह जल गया था, लेकिन उसके पास अभी भी शक्ति है। तभी सीईओ भी वहां पहुंच जाते हैं और वह वैज्ञानिक को हिंसक रूप से मार देती है। अंत में वह मर जाता है। फिर वह सीईओ टोनी के पास आता है। वे गले लगाते हैं और स्वीकार करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है। और टोनी अपने अन्य लौह सैनिकों को आज्ञा देता है, अपने आप को विस्फोट करो। ऐसा लगता है जैसे आसमान में आतिशबाजी का प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि पुलिस अधिकारियों ने नकली मंदारिन और उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। यह भी साक्षी है कि लौह पुरुष प्रसिद्ध था। फिर दुनिया के बड़े बड़े सर्जन उसका ऑपरेशन करते हैं। उनके शरीर में धातु के टुकड़े उनके द्वारा हटा दिए जाते हैं। यह सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि उसके जीवित रहने के लिए न तो आर्क रिएक्टर, न ही रासायनिक तत्व, न ही सूट की आवश्यकता थी। वह उस आर्क रिएक्टर को पानी में फेंक देता है और उसका दोस्त सीईओ भी बरामद हो गया है। यहाँ फिल्म अपने उत्साहपूर्ण अंत के साथ समाप्त होती है। कामना है कि आपको फिल्म के तीनों भाग पसंद आए। देखने के लिए धन्यवाद।